सर वो डिजीज पे खत्म हो। मार्कर जो है एक्स्ट्रा फिल हो गया है सर। ठीक है, तो मैं आपको साथ पेडिग्री एनालिसिस नहीं, पेडिग्री एनालिसिस तक अभी नहीं पहुंचा। मैं आपको डिसऑर्डर बता रहा हूं, डिसऑर्डर। और मैं डिसऑर्डर में आपको बोल रहा था कि आपको दो तरह का डिसऑर्डर देखना है। एक है कंजेनाइटल, जो कि बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर है, और दूसरा है आपका एक्वायर्ड। ठीक है, जैसे डिजीज होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज जो है, ठीक है, बैक्टीरियल इवन कैंसर, एचआईवी, इस तरह से ये सारे एक्वायर्ड इसका पार्ट हमने हेल्थ डिजीज। कंजेनाइटल जो डिसऑर्डर है, इसमें आपको दो तरह के डिसऑर्डर, एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, और दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक आध चीज लिख देते हैं पहले हम। लाइक ये जो आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर है, अलग से हेडिंग डालता हूं, अलग से हेडिंग डालता हूं, मैं इसी में लिख दूंगा। ठीक है, इट अकर्स ड्यू टू सिंगल जीन म्यूटेशन। सिंगल जीन मतलब एक जीन में अगर म्यूटेशन होता है तो उसकी वजह से मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं इवन पॉइंट म्यूटेशन, जो एक न्यूक्लियोटाइड जो है एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाए, मतलब सपोज ये जीन, ठीक है, इसमें एक न्यूक्लियोटाइड में अगर कोई दिक्कत हो जाए तब ये जो है आपका मेंडेलियन। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है ड्यू टू सिंगल जीन म्यूटेशन, सिंगल जीन म्यूटेशन। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये वैसा ही इनहेरिटेंस फॉलो करता है जैसे आपने मेंडल के जो है जो मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दो follow same line as Mendelian क्रॉस एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल मेंडल के क्रॉस एक्सपेरिमेंट की तरह आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। दिस विल फॉलो या ट्रांसमिट एज द सेम लाइन, मतलब हटा दो यहाँ पे ट्रांसमिट एज, ट्रांसमिट ठीक है, तो ये आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर में कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगर मेंडेलियन डिसऑर्डर की एनालिसिस करनी है, मेंडेलियन डिसऑर्डर को आपको ह्यूमन फैमिलीज में अगर स्टडी करना है तो ये जो है कैन बी स्टडीड विद पेडिग्री एनालिसिस, कैन बी स्टडीड विद पेडिग्री। आप इसको स्टडी किससे कर सकते हो, पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस इसको स्टडी कर। ठीक है, अब आते हैं पढ़ते हैं व्हाट इज पेडिग्री।
ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस। मैंने पेडिग्री के बारे में कुछ लिखाया हुआ है? हाँ सर, वो लिखा है। इसका डेफिनेशन लिखाया हुआ है सर ना? यस हाँ सर, यस सर। ठीक है। सिंबल्स भी क्या बच्चे? सिंबल्स भी लिखा है तो सर। नहीं समझ पा रहा क्या बोल रहा हूँ। सर वो सिंबल्स भी लिखाया हो गया था। मतलब डेफिनेशन लिखाई हुई है, सिंबल्स लिखाए हुए हैं, डेफिनेशन लिखाई है कि नहीं वो पूछ रहा हूँ। यस यस सर। ठीक है, तो सिंबल्स वगैरह हो गया। और मैंने बता दिया कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है कैन बी स्टडीड विद द पेडिग्री एनालिसिस। ओके, अब जो है क्या कहते हैं, तो इसकी हेडिंग डालने की जरूरत है, हेडिंग डालने की जरूरत नहीं। पेडिग्री एनालिसिस अगर कंप्लीट पूरा हुआ है उसका एग्जांपल डाल दो, जो आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर है कुछ एक एग्जांपल डाल दो। मेंडेलियन डिसऑर्डर में कुछ एक एग्जांपल डाल दो, लाइक आपका सिकल सेल एनीमिया, फेनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया, आपका मायोटोनिक सॉरी मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ये कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, पर अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं आपके, उनको आप थोड़ा सा कैटेगराइज कर सकते, उनको आप थोड़ा सा कैटेगराइज कर सकते। फटाफट इसको लिखो ताकि मैं आगे बढ़ूं। हो गया सर। तो जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है उनको आप इस तरह से दो कैटेगरी में डिवाइड कर दो। एक होगा आपका ऑटोसोमल, मतलब जहां पे जो जीन है वो कहां पे प्रेजेंट हो, ऑटोसोम पे प्रेजेंट। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर हो जाएगा ऑटोसोमल। और दूसरा एक्स लिंक्ड, या बेटर है अगर इसको आप सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ठीक है, सेक्स लिंक्ड। अब ये ऑटोसोमल में भी आपको दो टाइप का मिलेगा, और इसमें भी दो टाइप का। ठीक है, अब ये आपका इसको बोल सकते हो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव। एग्जांपल में अगर मैं इसका डोमिनेंट का एग्जांपल देखूं तो बच्चे एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव में जब आओगे तो जैसे आपका सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, आपका फेनाइलकीटोन्यूरिया, कीटोन्यूरिया, आपका थैलेसीमिया। ठीक है, ये सब। इसी तरह से जो आपके एक्स लिंक्ड हैं, अब इसको डिवाइड कर लो, पहले एक्स लिंक्ड कर दो और इसको कर दो वाई लिंक्ड। ठीक है, तो हमारे में हमको किसके बारे में ज्यादा ध्यान देना, वाई लिंक्ड के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत हमें नहीं है। तो एक्स लिंक में भी आप इसी तरह से कर दो, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ठीक है, अब मुझे इरेज करना पड़ेगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। कॉपी करो फिर आगे बढ़ो। हो गया? यस ठीक। डिटेल में हमें 3 4 के बारे में पढ़ना है।
बट इसके एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। जैसे ये डोमिनेंट का एग्जाम्पल मैं आपको दूं, डोमिनेंट का एग्जाम्पल एक्स इन डोमिनेंट में आपका है स्यूडो रिकेट्स, स्यूडो रिकेट्स। और जो रेसेसिव के जो एग्जाम्पल हैं, रेसेसिव के जो एग्जाम्पल हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, सर कलर ब्लाइंडनेस कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया और बताओ। वैसे ज्यादा जरूरत नहीं है, तो मैं एक लिखा देता हूँ डिस्चेन। ये दोनों बात बहुत याद रखने, ठीक है। डिस्चेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। ये जैसे वाई लाइन का एग्जांपल लिखना है, यहाँ डोमिनेंट रिसेसिव तो कुछ चलेगा नहीं। हाइपरट्राइकोसिस, हाइपरट्राइकोसिस पर चांस बहुत कम है। इन्हीं के जितने ये हैं एक्स लिंक के और ऑटोसोमल लिंक, वो बेसिकली आपसे ज्यादा पूछने के चांसेस, ठीक है, उसको आपसे ज्यादा पूछने के चांसेस। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे ऑटोसोमल, ठीक है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी के बारे में कोई डिटेल नहीं है आपके एनसीईआरटी में, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ऑटोसोमल रिसेसिव कुछ है उनके बारे में। तो जैसे सबसे पहले उठा लेते हैं हम सिकल सेल एनीमिया का केस। यही तो मैंने बोला था जब आप पहले बोल रहे थे। तो सिकल सेल एनीमिया यहां पे पढ़ना है। चलो आप ये बताओ, सबसे पहला पॉइंट सिकल सेल एनीमिया में ये कैसा है? ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ऑटोसोमल। और ऑटोसोमल रिसेसिव है कि डोमिनेंट है? रिसेसिव डिसऑर्डर, ओके। दूसरा ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, क्वालिटेटिव मतलब कि सिकल सेल एनीमिया एक हीमोग्लोबिन का डिजीज, ठीक है। इसमें क्या इफेक्ट होता है आपका? आरबीसी इफेक्ट होता है, ठीक है। मैं पहले भी देखा हूं क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, ये इसकी मीनिंग आपको समझ में आ जाएगी कि इसमें इफेक्ट क्या होता है। अफेक्ट हीमोग्लोबिन चेन ऑफ आरबीसी, हीमोग्लोबिन बेसिकली अफेक्ट होता है सिकल सेल एनीमिया, ओके। अब आप जानते हो कि जो हीमोग्लोबिन है, हाँ ये पहले इस पॉइंट को क्लियर कर दो कि ये जो हीमोग्लोबिन चेन है देखो क्वालिटी में इफेक्ट होगा, क्वांटिटी में इफेक्ट नहीं होगा। इससे क्या होगा कि जो आरबीसी है, आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। आरबीसी का शेप कैसा शेप होता है? पहले शेप में अगर मैं बात करूं नॉर्मल और सिकल, सिकल से, ठीक है। तो नॉर्मल में आपको बाइकॉन्केव आरबीसी का शेप होगा, शेप होगा, ठीक है, बाइकॉन्केव। और जो सिकल सेल में होगा ये स्पेंडल सेल हो जाएगा, इसको या तो सिकल सेल भी बोलते हैं, स्पेंडल, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं बना दो पिक्चर इस तरह से बाइकॉन्केव है, ये नॉर्मल सेल। और यहाँ पे आपको इस तरह के सेल देखिए, इस तरह के सेल देखिए, ठीक है। तो शेप ऑफ आरबीसी चेंज होता है क्योंकि जो हीमोग्लोबिन चेन है, जो चेन है उसमें अफेक्ट होता है। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, इसको फटाफट कॉपी करो। हो गया? यस जो पॉइंट में लिखा रहा हूँ इनको बिल्कुल से याद रखना,
ठीक है, इसके तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ऊपर के। अभी भी ऐसे ये इससे जो चीजें लिखाई जाए तो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैकेनिज्म समझने की कोशिश करो, क्या दिक्कत होता है। मैकेनिज्म समझने की कोशिश करो इसकी, कि जो हीमोग्लोबिन चेन है वो 11th क्रोमोसोम है, मतलब उसका जो जीन है वो किसमें है, 11th क्रोमोसोम। और ये 11th क्रोमोसोम क्या होता है, ऑटोसोम। ठीक है, 44 प्लस XX या XY वो 6 क्रोमोसोम्स है लास्ट पेयर, और ये 44 बाकी के क्या है, ऑटोसोम। तो क्रोमोसोम 11 में इसका जीन प्रेजेंट, ठीक है, जीन ए एंड जीन, ये बनाता है हीमोग्लोबिन की ए चेन, और ये बनाता है हीमोग्लोबिन की बी चेन, या बीटा चेन भी बोल सकते हैं, अल्फा या बीटा भी बोल सकते हैं, चलो बीटा भी, इसको आप अल्फा लेंगे। अब ये जो बीटा चेन है इसी में दिक्कत होती है, बीटा चेन में दिक्कत होती है, ठीक है। इस बीटा चेन में आपको कितना कितना अमीनो एसिड लिखा है, बताओ। अल्फा चेन में कितने अमीनो एसिड है, बीटा चेन में कितने, पढ़ना ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा। अल्फा चेन में 4 एंड बीटा चेन में 2। क्या ओह सॉरी सर, क्वेश्चन नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ अमीनो एसिड। चलो देखना, चेक करना, लिखा हुआ है, ठीक है। बीटा चेन में आई थिंक 144 है। चलो तो ये जो है क्या कहते हैं, जो बीटा चेन का जो 6th अमीनो एसिड वो है नॉर्मल कंडीशन में, वो नॉर्मल कंडीशन में 6th अमीनो एसिड ग्लूटामीन, तो सॉरी ग्लूटामीन कह रहा हूँ, ग्लूटामिक, ये नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल। और ये चेंज हो जाता है किससे, वैलिन में, वैलिन में ग्लूटामिक एसिड किसमें चेंज हो जाता है, वैलिन में। ये सिकल सेल में ग्लूटामिक एसिड चेंज हो जाता है वैलिन में, ठीक है। अब ये जो हीमोग्लोबिन बीटा है इसकी जो जीन है, जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ जीन बी, जीन बीटा, ठीक है, ये जो जीन है इसमें चेंज आता है, इसमें म्यूटेशन हुआ, कौन सा म्यूटेशन हुआ, पॉइंट म्यूटेशन हुआ लिखा है, ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन हुआ है। तो यहाँ पे देखो कि जो जीन है वहां पे जो इस एमिनो एसिड को कोड कर रहा है, कोडॉन, वो होता है GAG, और इसमें होता है पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, और पॉइंट म्यूटेशन से ये चेंज हो जाता है GPG में, ठीक है। तो जो GAG पहले कोड कर रहा होता है ग्लूटामिक एसिड को, ग्लूटामिक एसिड को, वही बात में किसको कोड करने लगता है, वैलिन, ठीक है। तो पॉइंट म्यूटेशन हुआ है, ये चेंज हो गया है डी। इनको सबको याद रखना, इन सबको आप एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि पहले पहले इस तरह से क्या हुआ है कि जीन है जहां पे जीएजी प्रेजेंट है, हमने लिखा है एमआरएनए, एमआरएनए इसका क्या बनेगा, इसका एमआरएनए बना हुआ तो क्या बनेगा, जी ही रहेगा ये, ठीक है। ये भी जी ए रहेगा क्योंकि एडेनिन है, थाइमिन होता तो यूरेसिल में चेंज हो जाता, ठीक है। बट अगर अगर जो सिकल सेल के केस में है वहां पे जीटीजी, वहां पे जीटीजी, तो जी यूजी में चेंज हो जाएगा, और जी यूजी कोड फॉर वैलिन नॉट फॉर ग्लूटामिक, ठीक है। तो आप अपने एनसीईआरटी में पिक्चर देखना, अपने एनसीईआरटी में पिक्चर देखना, ये जो चीज मैंने लिखाई है इसको भी याद रखना, और ये जो चीज लिखाई है इसको, ठीक है। 6th अमीनो एसिड है, ये ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिकल सेल एनीमिया आपका, ठीक है। अब थोड़ा सा और देखते हैं, क्या देखते हैं, डिफरेंट जो जीनोटाइप बनते हैं, यहाँ पे जो डिफरेंट जीनोटाइप बनते हैं उसकी बात करते हैं।
तो नॉर्मल जो है ना, यहाँ पे देखो एक इंडिविजुअल के अंदर, अगर मेरी बात आपने पहले सुन रखी है तो और अच्छा, एक इंडिविजुअल के अंदर अ पेयर ऑफ एलील प्रेजेंट होता है, पेयर ऑफ एलील फॉर अ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के लिए एक इंडिविजुअल के अंदर पेयर ऑफ एलील प्रेजेंट, ठीक है, पेयर ऑफ दो एलील प्रेजेंट, ठीक है। और वो जो दो एलील है उसमें से है नॉर्मल HDA, ये है नॉर्मल, और HDS वो है सिकल्स, सिकल्स एलील, ठीक है। ये क्या किसको कोड कर रहा है? सिकल सेल को कोड कर रहा है। ये क्या देगा? सिकल सेल ट्रेट देगा, ठीक है, सिकल सेल ट्रेट देगा, और ये नॉर्मल ट्रेट देगा। तो जो जीनोटाइप करेंगे एक इंडिविजुअल के अंदर, जो जीनोटाइप करेंगे वो क्या बने? इन दोनों एलील्स, एक तो नॉर्मल बन सकता है ये, दूसरा HDA ये हेटेरोजाइगस कंडीशन बन सकती है, और तीसरा सिकल सेल अपने होमोजाइगस कंडीशन में। तो ये तो नॉर्मल ही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, हर तरह से नॉर्मल। ये जो आपका हेटेरोजाइगस है, ठीक है, ये होमोजाइगस है आपका, होमोजाइगस डोमिनेंट, क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट। ये तो पूरा नॉर्मल ही। ये है आपका नॉर्मल बट कैरियर, हेटेरोजाइगस है, नॉर्मल बट कैरियर, ये इसको कैरी कर रहा है, ये क्या है? इसको HDS को कैरी कर रहा है, ओके। और इस तरह की जब कोई हेटेरोजाइगस या कोई रिसेसिव एलील पाई जाती है पॉपुलेशन में, तो उसको जेनेटिक लोड बोलते हैं, जेनेटिक लोड, ठीक है। लिखने के बाद ये बात सुन लो, नॉर्मल है बट कैरियर, और ये किस कंडीशन में एग्जिस्ट कर रहा है? हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस। तीसरा है डिजीज, और ये डिजीज जो है तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये उसकी डेथ हो जाए, इसकी डेथ हो जाए, ठीक है। ये है होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव। तो जो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है वो सर्वाइव नहीं करेगी, ठीक है, वो सर्वाइव नहीं करेगी, वहां पे डेथ हो जाएगी, जो है किसी के पास होगा। ओके, एक और चीज दिखा देता हूं आपको कि जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन, म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन? HDS वाला, ठीक है, वो अंडरगो पॉलीमराइजेशन। क्या होता है यहाँ पे? पॉलीमराइजेशन। और उस पॉलीमराइजेशन की वजह से क्या होता है कि वो पॉलीमराइज जो है ऑक्सीजन, उसकी जो कैरी करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, तो उससे ऑक्सीजन टेंशन क्रिएट होता है, उससे क्या होता है? ऑक्सीजन टेंशन क्रिएट होता है। और जो आपकी हीमोग्लोबिन है जो बाइकार्बोनेट शेप में है, इसकी वजह से वो शेप बेसिकली सिकल शेप में चेंज होता है, सिकल शेप में चेंज। यहाँ पे आप लिख दो अंडर को पॉलीमराइजेशन, ठीक है, और ड्यू टू लो ऑक्सीजन, जो नॉर्मल बाइकॉन्केव है, या इस तरह से लिख सकते हो, ये causing the change in shape of particles, change in shape of particles, RBC के शेप में चेंज हो जाता है, ठीक है। वो बेसिकली बाइकॉन्केव से किसमें चेंज हो जाती है? सिकल सेल में चेंज हो जाती है, इस तरह, ठीक है। तो ये जो वाला शेप है, इसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो डिमिनिश हो जाएगी, इसकी हाफ जो सेल्फ लाइफ है 120 डेज का जो होता है वो भी 80 डेज के आसपास आ जाएगी। तो
ये सिचुएशन है। इसका एक एडवांटेज कि ये मलेरिया के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस शो करता है। मलेरिया जो जिनके पास HBS वाला एक कंडीशन जीन होता है वो मलेरिया के अगेंस्ट में ये एक टाइप का बोल सकते हो कि ये एवोल्यूशन है, ठीक है, एक टाइप का एवोल्यूशन है कि ये मलेरिया के अगेंस्ट। चलो दूसरा लिखते हैं फिनाइल आपका सिकल सेल एनीमिया खत्म हो चुका है। जितनी चीजें मुझे बतानी थी सिकल सेल एनीमिया में मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी। एक और चीज लिख लो ऐसे, लेकिन मैं क्या बता रहा था कि किसका एग्जांपल है जिसमें किसी बच्चे ने बोला था कि ये सिकल सेल एनीमिया उसका भी एग्जांपल है। बताओ, नहीं पता? क्या है सर वो क्वेश्चन क्या? एक दिन कोई बच्चा बोल रहा था मुझसे कि इसका है मल्टीपल एलिजन का केस था, किसका केस था? एक तो एक कोडोमिनेंस का केस, यहाँ पे जो HBA है वो कोडोमिनेंस शो करती है किसके साथ में? HBS के साथ में। कौन चीज था बच्चे उस दिन मुझसे डिस्कस हुआ, मैंने बोला कि हाँ ये उसका एग्जांपल है। सर वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। मुझे एक मिनट वेट करो। सर प्लियोट्रोपी का एग्जांपल। हाँ, प्लियोट्रोपी है। ध्यान रखना, ठीक है। बाकी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर तो ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव। चलो फटाफट आगे चलो। फिनाइल कीटोन्यूरिया, वैसे मैंने फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीजें बता रखी है, ठीक है, पर एक पॉइंट लिखाना है और इस वजह से मैं इसको लिख के निकलवा रहा हूँ क्योंकि फिनाइल कीटोन्यूरिया कहीं पे मैंने एक्सप्लेन किया है। फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है, ये बेसिकली इनबॉर्न मतलब जन्म के साथ से ही एरर है इसमें ऑफ मेटाबॉलिक, या इस तरह से इसको लिख सकते हो कि ये क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो इसको आप कैसे क्योर कर सकते हो? इसको आप क्योर कर सकते हो बाय डायरेक्टरी रिस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे एक और पॉइंट तो कैन बी क्योर्ड बाय डायरेक्टरी रिस्ट्रिक्शन। डायरेक्टरी रिस्ट्रिक्शन के साथ में आप इसको क्योर कर सकते हो फिनाइल। बाकी जेनेटिक डिसऑर्डर है तो आप जेनेटिक डिसऑर्डर में कुछ कर तो सकते नहीं हो क्योंकि वो तो जीन्स में प्रेजेंट है। तो इसका जो क्योर है वो बेसिकली क्या है कि आप डाइट पे रिस्ट्रिक्शन करो, आप वो चीज खाओगे मत तो इसके मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। और साथ में आप वो चीज जैसे टायरोसिन नहीं बनता है यहाँ पे तो आपको टायरोसिन अलग से लेना पड़ेगा, ठीक है, ताकि टायरोसिन की रिक्वायरमेंट पूरी, ठीक है, टायरोसिन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। बाकी एक चीज मैंने पहले लिखा रखा है कि ये भी आपका क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट डिसऑर्डर, ठीक है, ये चीज हो गई। फिर पहले भी लिखा चुका हूं कि यहाँ पे क्या होता है कि फिनाइल एलमिन इससे नहीं चेंज हो पाता है टायरोसिन, इसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो कौन सा है? फिनाइल एलमिन हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिलेज। और इसी की सिंथेसिस पे क्या हो जाता है? इसकी सिंथेसिस नहीं हो पाती, ठीक है, नो सिंथेसिस। और इसकी सिंथेसिस नहीं होगी तो फिनाइल एल्डिहाइड क्या हो जाएगा? एक्युमुलेट होना स्टार्ट करेगा, अक्युमुलेशन होगा, अक्युमुलेशन, और अक्युमुलेशन के साथ में ये किस पे चेंज हो जाएगा बताओ? फिनाइल फाइब्रिक एसिड, फिनाइल
पायरुविक एसिड, और अगर इसका एक्युमुलेशन हुआ तो उससे क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर होना स्टार्ट होगा। कहाँ पे, जैसे मेंटल रिटार्डनेस, ठीक है, ये कॉज करेगा, कॉज मेंटल रिटार्डनेस ड्यू टू इट्स एक्युमुलेशन इन ब्रेन। ब्रेन में एक्युमुलेट होगा तो क्या करेगा, मेंटल रिटार्डेशन कॉज करेगा। ठीक है, बाकी और कुछ मैंने लिखा दिया था पीछे, उसको देख, ठीक है। अब एक और डिसऑर्डर पे आते हैं, थैलेसीमिया पे। ये कॉपी हो गया आपका, फटाफट कॉपी करो। थैलेसीमिया के बाद आपका कौन सा है, हीमोफीलिया है, कितने डिसऑर्डर हैं आपने, तो फिनाइलकेटोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया। सर वो कलर ब्लाइंडनेस सिलेबस में नहीं है। हाँ, एक कलर ब्लाइंडनेस। इरेज कर दूं? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं थैलेसीमिया। ठीक है, थैलेसीमिया आपका किस तरह का डिसऑर्डर है बताओ। ऑटोसोमल, क्या है, ऑटोसोमल है, रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव है सर। रेसेसिव, ओके। दूसरा, कि जैसे वहां पे मैंने सिकल सेल एनीमिया के केस में लिखा रखा हुआ है कि वो क्वालिटेटिव, वो क्या है, क्वालिटेटिव। ये आपका क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। ठीक है, इसका मतलब अभी समझ में आ जाएगा। एक्चुअली क्या है कि वहां पे आपका क्या प्रॉब्लम करता है, वहां पे जो हीमोग्लोबिन चेन है एनीमिया के केस में, सिकल सेल एनीमिया के केस, वहां पे बेसिकली म्यूटेशन हो जाता है, तो चेन नॉन फंक्शनल हो जाती है। क्वांटिटी चाहे कितनी बने, क्वांटिटी चाहे जितनी भी बन जाए, पर वो काम नहीं करेगी क्योंकि उसकी क्वालिटी में फर्क है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, यहाँ पे बेसिकली जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एचबी, वो डिक्रीज कर जाता है। और स्पेशली कौन सी, स्पेशली एचबी बीटा, बीटा चेन में, ठीक है, बीटा चेन में बेसिकली अमाउंट उसका डिक्रीज होता है। तो इसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है वो कम हो जाएगा, और अगर हीमोग्लोबिन कंटेंट कम हुआ है तो क्या होगा कि ऑक्सीजन वगैरह का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, और अगर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ तो बाकी फंक्शन तो आप समझ ही रहे हो कैसे होंगे। ठीक है, बाकी फंक्शन अफेक्ट होंगे। ओके, अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेगा, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ कि both इस तरह से लिखो जरा सा, कि जो हेट्रोजाइगस कंडीशन, अब तुमसे पूछ रहा हूँ, ये जो हेट्रोजाइगस कंडीशन इसकी थैलेसीमिया, थैलेसीमिया में जो इंडिविजुअल है उनकी जो हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन है वो क्या होगी बताओ, नॉर्मल होंगे कि अफेक्टेड? सर वो नॉर्मली होंगे क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, तो अनअफेक्टेड पेरेंट हो, अनअफेक्टेड, बट ये पेरेंट्स क्या होंगे, बट सर कैरियर। कैरियर। ठीक है, अनअफेक्टेड पेरेंट्स होंगे बट ये बेसिकली कैरियर्स। ठीक है, मतलब कहने का कि अगर मैं स्टूडेंट सीरीज करूं तो मेल एंड फीमेल जो है
फादर मदर लिख देता हूँ, फादर एंड मदर। ठीक है, तो फादर भी कैरियर है एंड अनअफेक्टेड है। ये तभी बनेगा ये जो मैं कॉम्बिनेशन लिख रहा हूँ, ये भी कैरियर है एंड एक्चुअली ये जो डिसऑर्डर है ये रेयर डिसऑर्डर, ठीक है, ये रेयर डिसऑर्डर। तो रेयर डिसऑर्डर होने की वजह से मतलब ये तभी कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन नहीं है कि फादर भी कैरियर हो मदर भी कैरियर हो, रेयर हो गया, ठीक है। इसमें से जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, ऑफस्प्रिंग्स वो कैसी होंगे, थैलेसीमिया, मतलब दिस इज ट्रू, ठीक है। तब ये कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे किस कंडीशन में आ जाएगा बच्चे, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में है। ये जो थैलेसेमिक डिसऑर्डर है, थैलेसीमिक disorder due to disorder either due to क्या हुआ है, डिवीजन और डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स लिखे हैं, ऐसे ठीक है। थैलेसेमिक डिसऑर्डर ठीक। तो यहाँ पे एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनते हैं। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इन द सेंस या ये बोल सकते हो कि जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्वांटिटी कम होता है, उनका क्वांटिटी कम। थोड़ा सा क्रोमोसोम्स के बारे में देख लिया जाए। क्रोमोसोम्स के बारे में एक्चुअली जो थैलेसीमिया है आपका, थैलेसीमिया, ठीक है, ये थैलेसीमिया दो टाइप का होता है। थैलेसीमिया में 60 में लिखा मुझे, थैलेसीमिया ए और थैलेसीमिया बी। ये जो थैलेसीमिया ए है ये ड्यू टू हीमोग्लोबिन ए जीन की वजह से हो रहा है, और ये जो थैलेसीमिया बी है ये ड्यू टू हीमोग्लोबिन बी। आपके एनसीईआरटी में इसको ए टाइप और बी टाइप लिखा हुआ, तो चाहे तो लिख लो इस तरह से, एच बी ए टाइप, इस तरह से, इसको इस तरह से लिखा है एच बी बी टाइप, ओके, जीन्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली थैलेसीमिया दो टाइप के हैं, थैलेसीमिया ए और थैलेसीमिया बी, और इनके जो क्रोमोसोम्स हैं, थैलेसीमिया ये जो जीन्स है किस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम 16 है, हाँ क्रोमोसोम 16, ये क्रोमोसोम आपका 16 है, और ये वाला जो जीन प्रेजेंट है वो क्रोमोसोम 11। अब आते हैं हीमोफीलिया, फटाफट लिखो, आगे बढ़ते हैं। हो गया? Yes, sir. चलो, तो हीमोफीलिया का जो हिस्ट्री है आप क्वीन विक्टोरिया फैमिली में देख सकते हैं। इंग्लैंड की एक क्या थी, क्वीन थी, और उनकी फैमिली में ये एक वेल नोन एग्जांपल है हीमोफीलिया का। तो ये जो हीमोफीलिया है ये आपका एक्स लिंक है,
एक्स लिंक्ड, और कैसा है, रिसेसिव डिसऑर्डर, रिसेसिव डिसऑर्डर। दूसरा ये लिख दो कि इसकी जो इसका जो एग्जांपल है, वेल नोन एग्जांपल, क्वीन विक्टोरिया, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में है। ओके, फैमिली तो पूरा फैमिली, जिसमें से क्वीन विक्टोरिया जो थी, क्वीन विक्टोरिया, ये कैरियर थी, हेटेरोजाइगस कंडीशन था इनके अंदर, ठीक है, और ये बेसिकली कैरियर ऑफ हीमोफीलिया जीन्स या हीमोफिलिक एलील्स। तो इनके जो डिसेंडेंट आए बहुत सारे, इनके जो बहुत सारे डिसेंडेंट आए, उनमें हीमोफीलिया पाया, उनमें क्या पाया गया, हीमोफीलिया पाया। अब एक और चीज देखो, इसको फटाफट देखो जरा, फिर और एक चीज देखते हैं। ये जो हीमोफीलिया है, occurs due to a protein, एक प्रोटीन की वजह से है, और ये जो प्रोटीन है बेसिकली इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। किसमें किसमें इसका रोल है, ब्लड क्लॉटिंग में ये रोल प्ले करते हैं। मतलब कि इसमें अगर इफेक्ट होगा तो क्या इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा, ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, और अफेक्ट ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग को ये अफेक्ट करेगा, ब्लड क्लॉटिंग को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो याद रखना कि जो हीमोफीलिया है उसमें प्रोटीन में डिफेक्ट होता है, और वो प्रोटीन बेसिकली क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर। इसको क्या बोलोगे अगर क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करता है, ये क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। इसमें डिफेक्ट, इसमें एक्चुअली हीमोफीलिया भी कई टाइप के होते हैं, ए बी सी, तो कई सारे फैक्टर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर हैं, उतना डीप में आपको डिस्कस नहीं करना। जो छोटी छोटी चीजें हैं जहां से क्वेश्चन पुट कर सकता है वो सारा मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर, ठीक है। इससे बियॉन्ड कुछ जाना नहीं है, ओके। तो ये आपका जो है हीमोफीलिया, मैंने बोला कि प्रोटीन अफेक्ट। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो डिसऑर्डर देखा जाता है ये मेल में डिसऑर्डर, फीमेल में डिसऑर्डर नहीं, ठीक है। मतलब हीमोफीलिया जो डिजीज है occurs in मेल, ठीक है। फीमेल क्या होगी, फीमेल क्या होगी, कैरियर ऑफ तो कैरियर डिजीज, और किस कंडीशन में होगी, हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस। अब अगर यहाँ पर बोल रहा हूँ कि आपको मेल में ही ये डिजीज देखने को मिले, फीमेल में ये डिजीज देखने को नहीं मिले, तो आप ये बोल सकते हो हीमोफिलिक फीमेल, ये कंडीशन की बात करो तो क्वाइट रेयर, बहुत रेयर, ठीक है। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। क्यों पॉसिबिलिटी बहुत कम है, एक हीमोफिलिक फीमेल बनने के लिए मेल का जिंदा रहना जरूरी, ठीक है। मतलब कहने का किधर समझो, ये हीमोफिलिक फीमेल कंडीशन तभी बनेगी, ये हीमोफिलिक फीमेल कंडीशन तभी बनेगी जब फीमेल जो है एटलीस्ट कैरियर हो पहले, और मेल क्या हो, मेल डिजीज टू, मेल डिजीज टू। जैसे मैं यहाँ पे इसका वो लिख दूं, जीनोटाइप लिख दूं, ठीक है। तो यहाँ पे जीनोटाइप को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, इससे रिप्रेजेंट कर दें H
या सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं बच्चे। मैं इसका एडी को सी से रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये सी नॉर्मल हो गया, ये सी एच हीमोफिलिक कैरियर हो गया, ठीक है, हीमोफिलिक कैरियर हो गया। और ये सी एच और ये सी एच ये डिजीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हीमोफिलिक ये कैरियर को रिप्रेजेंट करता है इसमें। और ये नॉर्मल तो ये भी, नॉर्मल तो ये भी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ मैं फीमेल को बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट क्या होना चाहिए, कैरियर होना चाहिए, तो वो तो एडजस्ट करती है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। मेल को क्या होना चाहिए, ये सीएच वाली कंडीशन जो कि सर्वाइव ही नहीं करता, ये सर्वाइव ही नहीं करता, ये जाते जाते मर जाता। ये जो मेल है यहाँ पे लिख सकते हैं, डेथ occurs in young age या before puberty भी लिख सकते हैं, puberty before puberty, ठीक है, या अर्ली यंग एज डेथ जो है उसमें अर्ली यंग एज में डेथ हो जाती है। ये कंडीशन होगा तो इससे जो आपका गैमीट बनेगा, दो टाइप का गैमीट बनेगा, इससे आपका एक टाइप का गैमीट बनेगा। ये कॉम्बिनेशन आपका फिर से कैरियर क्रिएट करेगा, और ये वाला कॉम्बिनेशन आपका CH, ये वाला कंडीशन। अच्छा हाँ, इसको बच्चे सी से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, सी से कंफ्यूजन क्रिएट सर सेक्स लिंक है तो एक्स करना पड़ेगा, जिस सेक्स लिंक है इनको एक्स से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, आपको एक्स से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अब ये जीनोटाइप इसको चेंज हो गया, XX है और ये XY, ठीक है, XY। तो ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन हो, एक मिनट पूरा गलत हो गया, काट के दूसरा लिखो, दूसरा गलत हो गया। जीनोटाइप ऑप्शन मैंने गलत लिख लिया, दिमाग में खाने है। यहाँ पे जो गैमीट फॉर्मेशन होगा वो ये होगा, ये कैरियर है, ये कैरियर है आपका, ठीक है। ये दो टाइप के गैमीट बनेंगे, यहाँ पे भी आपके दो टाइप के गैमीट बनेंगे, ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन तो आपका ये कैरियर वाला आ जाएगा, दूसरा कॉम्बिनेशन ये आएगा XH ये, और इसका जो है एक ये नॉर्मल, ठीक है, और एक ये XHY, ठीक है। तो इसमें से ये वाला जो है, ये जो फीमेल होगी, ये जो फीमेल होगी ये हीमोफिलिक होगी। कब होगी, जब आपका ये सर्वाइव, जब आपका ये सर्वाइव, और ये तो सर्वाइव करता नहीं, ये तो अर्ली यंग एज में मर जाता है, इसमें क्या हो जाती है, डेथ अकर्स अर्ली यंग एज, ठीक है। अर्ली यंग एज में यहाँ पे डेथ हो जाती है। तो अगर अर्ली यंग एज में डेथ हो जाएगी, बेसिकली ये चीज नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो याद रखना कि हीमोफिलिक फीमेल इज वेरी रेयर, क्वाइट रेयर, ओके, बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है, एक्सट्रीमली रेयर कॉम्बिनेशन। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है आपसे कि भाई हीमोफिलिक फीमेल इज एक्सट्रीमली रेयर, क्यों एक्सट्रीमली रेयर है, ठीक है। तो जितना भी चीज मुझे हीमोफीलिया के रिस्पेक्ट में आपको बताना था बता दिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको ध्यान में रखना, जैसे ये लास्ट वाली चीज बताई, ये भी है कि जो फीमेल है वो आपकी कैरियर होती है और साथ में हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, नॉर्मल होगी, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उसका डोमिनेंट जीन जो काम कर रहा है, और जो है क्या कहते हैं, जो मेल है वही अफेक्ट हो, मेल है वही अफेक्ट हो, ठीक है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो उससे क्या होगा, आप इस तरह से बोल सकते हो कि जो डिजीज ट्रांसमिट हो रही है, ये डिजीज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट हो रही है, वो बेसिकली कहां से क्या हो रहा है, मदर टू सन। डिजीज कैसे ट्रांसफर हो रही है, मदर से सन पे जा रही है, ठीक है, क्योंकि मदर के अंदर एक कैरियर है हीमोफिलिक का, जो बेसिकली उसमें ट्रांसफर हो जाता है, ये है कैरियर, ठीक है।
ये बेसिकली जब इसमें ट्रांसफर होगा और जब यहाँ कॉम्बिनेशन ये बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, डिजीज हो जाएगा, इसको डिजीज हो जाएगा। तो ये आपका एक सिंपल सेल एनीमिया हो गया। अब एक है लास्ट में कलर ब्लाइंडनेस। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर फीमेल कैरियर है तो कितने परसेंट चांस है आगे जनरेशन में डिजीज होने के। मतलब अगर मैं पूछूं कि फीमेल मदर कैरियर है, ठीक है, फादर नॉर्मल है, तो बेसिकली कितना परसेंट सन प्रोजेनी इफेक्ट होगा, कितने परसेंट सन प्रोजेनी इफेक्ट? चलो 50% इफेक्ट हो जाएगा। 50%, ठीक है, क्योंकि उसके पास में दो टाइप का एलील बनेगा, ठीक है, दो टाइप का गैमीट बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन दिमाग में रखना, बड़े नॉर्मल बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। अभी आते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस तो ये भी आपका कैसा है, एक्सीडेंट रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। जीनोटाइप अगर देखा जाए इसका तो दो एलील होंगे, इसमें दो एलील होंगे। एक एलील आपका जो है नॉर्मल होगा, उसको आप सी से रिप्रेजेंट कर दो और कैपिटल सी से, ठीक है। जो रिसेसिव होगा उसको स्मॉल से रिप्रेजेंट करो, ठीक है। और चूंकि हम बात कर रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस की, तो इसको आप कुछ भी वैसे लिख सकते हो, आप एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है, या सी भी लिख सकते हो अगर आपको म्यूटेशन दिखाना है। तो मैं यहाँ पे जो जीनोटाइप बना रहा हूँ, या एक कलर ब्लाइंड एलील लिख देता हूँ, कलर ब्लाइंड जो एलील है उसको आप लिख सकते हो सी स्मॉल, ठीक है, सी से ही रिप्रेजेंट करना। तो जो जीनोटाइप बनेंगे यहाँ पे कैपिटल सी, ये अपना कन्वेंशन है, एग्जामिनर अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसका कन्वेंशन चेंज कर सकता है। तो ध्यान में रखना इस चीज के लिए, दिमाग को पहले से ही फिट करके बैठना कि आपका जो वो है क्या कहते हैं, एग्जामिनर चेंज कर सकता है। अच्छा यहाँ फिर से एक्स लिंक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर से आपका एक्स लिंक है, इसको जब ये कलर ब्लाइंड वाला, एक मिनट मुझे, एक मिनट टाइम दो, मुझे देखना पड़ेगा कि क्या सिलेक्ट करना है। एक मिनट वेट। ओके, एक्स से इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे नॉर्मल को, या तो एक्स प्लस से या सिंपल एक्स से रिप्रेजेंट करो। और जो आपकी रिसेसिव है बेसिकली कलर ब्लाइंड वाली, उसको आप रिप्रेजेंट कर दो एक्स, ठीक है, एक्स। तो जो जीनोटाइप बनेंगे एक नॉर्मल बन जाएगा, दूसरा हेटेरोजाइगस बन जाएगा और तीसरा
ये नॉर्मल है, ये कैरियर है, और ये आपका कलर ब्लाइंड, ये कलर ब्लाइंड। ठीक है, बाकी चीजें आप देख लेना कि जो कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होगा। ठीक है, बेसिकली जो ब्राइट कलर है या जो बेसिकली कलर विजन है वो अफेक्ट हो। ठीक है, डिम लाइट विजन अफेक्ट नहीं होगा, कलर विजन अफेक्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में कुछ परसेंटेज दिया हुआ है कि कितने परसेंट फीमेल और कितने परसेंट मेल जनरली अफेक्ट होते हैं, बताया कैसे किसी। ठीक है, तो आप लिख लो कि यहाँ पे 8% मेल अफेक्ट होते हैं। ठीक है, और 0.54% फीमेल अफेक्ट होती है। ठीक है, इतना ये अफेक्टेड पॉपुलेशन, अफेक्टेड पॉपुलेशन। ठीक है, वे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे वैसे तो इसी से पता चल रहा है, इसी से पता चल रहा है कि जनरली फीमेल के केस में कलर ब्लाइंडनेस बहुत कम देखने को मिलता है, मेल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक पॉइंट मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, लिखो जरा, लिखो। A daughter will not normally be colorblind. A daughter will not be normally colorblind unless her mother is carrier and her father is colorblind. Generally, a daughter will not be colorblind. Daughter generally क्या नहीं होगी, colorblind नहीं होगी। ठीक है, और अगर होती है तो कौन सी कंडीशन है कि जो है जो डॉटर है वो colorblind होगी, कि मदर कैरियर हो और फादर क्या हो, colorblind। ठीक है, then only it is possible that daughter will be colorblind। ठीक है, तो generally daughter will not be colorblind unless mother is carrier and father is colorblind। कलर ब्लैक। लिख लिया या नहीं लिखा अभी तक? यस सर। Okay, टाइम कितना हुआ बच्चे? sir, 1-5. 1-5। अभी मेरे पास आपका ना आंसर, तो ये डिसऑर्डर्स मैंने Yes, आपके sir. कंप्लीट कर दिए, ये डिसऑर्डर मैंने कंप्लीट कर दिए। ठीक है, अब कुछ और भी चीजें डिस्कस करनी है फटाफट। पेडिग्री एनालिसिस का वो पार्ट एक्चुअली थोड़ा सा रहता है कि किस तरह से आप एनालाइज करो। एनालिसिस यही मैं करवाने जा रहा था, दिमाग से मेरे निकल गया, एनालिसिस ऑफ पेडिग्री। ठीक है, एनालिसिस कैसे करोगे, तो जस्ट मुझे 1 मिनट दो ताकि मैं एक आपको पहले चार्ट दिखा दूं और फिर मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी कंडीशन होंगी जब आप इजीली बता सकते हो कि डोमिनेंट है या रिसेसिव। ठीक है, लिख दो पहले, यहाँ पे पहले लिखो ऑल अफेक्टेड reasoning have at least one affected parent, one affected parent। ठीक है, ये है मतलब जितने भी अफेक्टेड प्रिजनिंग है वो कम से कम एक अफेक्टेड पैरेंट हो। ठीक है, अगर यस, अगर ये यस है, इफ यहाँ पे लिखो, ठीक है, इफ यस, तो फिर आपको कुछ और देखना, आपको फिर कुछ और देखना, क्या देखना है आपको? अच्छा, इफ यस है तो ये आपका डोमिनेंट हो, यस है तो ये डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट।
और अगर ये नो है तो ये क्या होगा, रिसेसिव हो। तो पहली चीज जो आपको देखनी है कि जितनी भी अफेक्टेड प्रोजेनी, ठीक है, ऑल अफेक्टेड प्रोजेनी हैव एट लीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट। अगर ये वाली कंडीशन है तो आप कह दोगे कि नहीं भाई ये तो डोमिनेंट है, और अगर ये नहीं है तो सीधे बोल दो कि रिसेसिव। अब इसके बाद ये इसको आप कैसे डिसाइड करोगे कि डोमिनेंट में एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल डोमिनेंट। कैसे डिसाइड करोगे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है? तो ठीक है, अगर एक लिख दो यहाँ पे फिर से, अफेक्टेड मेल, ठीक है, अफेक्टेड मेल है, अफेक्टेड मदर एज वेल एज अफेक्टेड है, अफेक्टेड मेल है, अफेक्टेड मदर, मदर भी अफेक्टेड हो और उनकी जो डॉटर है वो भी अफेक्टेड, अफेक्टेड मदर एज वेल एज अफेक्टेड डॉटर। तो ये किस चीज को, अगर ये कंडीशन है, इफ यस ये कंडीशन है तो एक्स लिंक डोमिनेंट हो, ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो क्या होगा, ये एक्स लिंक डोमिनेंट है, और अगर नहीं है तो वो क्या होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट। अगर ये कंडीशन है, मेरे पास स्पेस नहीं मिल रहा है मुझे, ठीक है, डोमिनेंट में अगर ये कंडीशन है, डोमिनेंट में अगर ये कंडीशन है, इफ यस, ठीक है, नो एस है तो ये एक्स लिंक डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट देख रहे हैं, और अगर नहीं है तो ये ऑटोसोमल, ऑटोसोमल डोमिनेंट। फटाफट लिखो जरा। अब इधर जहां पे नो था, जहां पे आपने नो लिख रखा था, ठीक है, जिसके नीचे लिखा था रिसेसिव, रिसेसिव वहां पे लिख दो इफ affected female have affected father, father भी affect हो, and affected son भी उसके जो है affected है, son भी affected, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी अगर यस, अगर ये यस है, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। और अगर नो है तो ये डिनोट करेगा ऑटोसोमल रिसेसिव। ये चार्ट से आपके 90% क्वेश्चन इस चार्ट से सॉल्व, इसी से ज्यादा वैसे जनरली आपसे पूछता नहीं है, 90% क्वेश्चन आपके चार्ट से सॉल्व। नेक्स्ट आगे चलते हैं, चलो कुछ और चीजें देखते हैं। जैसे हमको चेक करना है, उस चार्ट से काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और कुछ बाकी की जो प्रॉब्लम है, जैसे मैं बोलता हूँ ऑटोसोमल डोमिनेंट, मतलब कोई डिसऑर्डर कैसा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ठीक है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर के लिए जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप आप देखो, सपोज कर लो हम जो जीन है रिप्रेजेंट करना है ए से जीन रिप्रेजेंट करना है, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एलील को, कि एलील आपके दो हैं, एक कैपिटल है एक स्मॉल है। कैपिटल है मतलब कि जो डिजीज बैठा है वो किस पे बैठा हुआ है, डोमिनेंट पे बैठा हुआ है। तो जो जीनोटाइप आपके बनेंगे, एक कैपिटल है
एक कैपिटल स्मॉल ए और ये स्मॉल ए, ये जीन प्रोडक्ट बने, जिसमें से ये दोनों बेसिकली कैसे होंगे, अफेक्टेड होंगे या डिसीज होंगे, अफेक्टेड होंगे, और ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे अब चीज देखो कि अफेक्टेड पेरेंट्स हैं, उनकी जो प्रोजेनी होगी वो क्या होगी, ये इस तरह से लिखो, अफेक्टेड पेरेंट्स मे हैव नॉर्मल प्रोजेनी। बताओ ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? होगा सर। कैसे? सर वो जब जो एलील अफेक्टेड नहीं है जब रिसेसिव है, मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन है यहाँ पे वो, ठीक है। अफेक्टेड पेरेंट्स से नॉर्मल प्रोजेनी बता देता हूँ मैं, यहाँ कुछ ऐसा लिख के बता देता हूँ आपको कि ये सपोज कर लो ये है, ये भी अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड है, इन दोनों से जो है लेगेमेंट बना दो। सर स्मॉल कंडीशन में नहीं होगा। ये जो है ये तो अफेक्टेड, ये भी अफेक्टेड, ठीक है, और ये वाला जो कॉम्बिनेशन बने ये क्या है, नॉर्मल। तो नॉन अफेक्टेड पेरेंट्स में है नॉर्मल, मतलब कि मैं इस तरह से अगर आपके लिए ये बनाऊं, ये अफेक्टेड पेरेंट्स है, ठीक है, ये अफेक्टेड पेरेंट्स है, इनका जो प्रोजेनी है हो सकता है कि वो अफेक्टेड भी हो और हो सकता है कि प्रोजेनी कैसी रह जाए, नॉर्मल। तो इस तरह का अगर आपको पेडिग्री दिख रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे कि ऑटोसोमल क्या है, डोमिनेंट, ये आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। दूसरा एक और ठीक है, नॉर्मल पेरेंट्स ऑलवेज क्या रखेंगे, नॉर्मल पेरेंट्स, बताओ अगर पेरेंट्स नॉर्मल हो तो प्रोजेनी कैसी होगी, सर अफेक्टेड हो भी सकते हैं। नॉर्मल प्रोजेनी, मतलब नॉर्मल पेरेंट्स कहने का हाँ सर मतलब नहीं होगा। नॉर्मल पेरेंट्स कहने का मतलब ये, और अगर ये ए कराओगे तो इसमें से इसका एक ही टाइप का पेरेंट बनेगा और इनसे नॉर्मल ही बनने वाला। तो नॉर्मल पेरेंट्स जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर के केस में ऑलवेज क्या रखेगा, नॉर्मल प्रोजेनी रखेगा। नॉर्मल हो। तो ये कंडीशन भी एक बार देख लेना है आप जब सॉल्व करोगे तो इस कंडीशन को भी एक बार देख लेना। अब रिसेसिव के केस में देख लेते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव जीनोटाइप देखो पहले इसका, रिसेसिव डिसऑर्डर जीनोटाइप आप देखोगे तो एलील का कॉम्बिनेशन वैसे ही होगा, बस जीन इस बार डिसऑर्डर या डिजीज कहां पे होगी, इसमें होगी, डिजीज कहां पे होगी, एलील में होगी। ये क्या होगा, नॉर्मल हो, कैपिटल ए डोमिनेंट, ठीक है। तो जब जीनोटाइप की बात करोगे यहाँ पे, जीनोटाइप की यहाँ पे बात करोगे तो ये कैपिटल ये कैपिटल स्मॉल है, ये स्मॉल है। तो ये जो कैपिटल ए है आपका ये क्या होगा, नॉर्मल, सॉरी इसको मैं एक साथ ही कर देता हूँ, ये तो एक्सेस ही नहीं करने देगा ना स्मॉल, तो ये दोनों क्या होंगे, नॉर्मल, ठीक है। और ये वाला आपका ये डिजीज होगा, अफेक्टेड हो या जाएगा सर। अफेक्टेड होगा, डिजीज या और अफेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर पहला देखो कि अफेक्टेड पेरेंट्स अगर अफेक्टेड हैं तो प्रोजेनी हर हाल पे क्या होंगी, अफेक्टेड हो जाएगा। अफेक्टेड प्रोजेनी होंगी। अच्छा ये देखो दूसरा कि अनअफेक्टेड नॉर्मल पेरेंट्स में से नॉर्मल पेरेंट्स में है, बताओ क्या कर हो सकती है, सर अफेक्टेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अफेक्टेड हो भी सकता है और में है affected। तो ये कंडीशन आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना, ठीक है, किसमें, ऑटोसोमल रिसेसिव के केस।
एक और पॉइंट मैं लिखा देता हूँ, पर वो डोमिनेंट के साथ में चलेगा, बाद में देखना। डोमिनेंट में एक्चुअली क्या होता है ना कि जब भी डोमिनेंट होते हैं, नोट डाल के लेगी तो भूल जाऊंगा, जो डोमिनेंट होते हैं वो चाहे ऑटोसोमल डोमिनेंट हो चाहे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ये जनरली डोंट स्किप जनरेशन, जनरेशन स्किप नहीं करते। मतलब हर एक जनरेशन में आपको, जब आप पीडीबी बनाओगे तो आपको हर एक जनरेशन के डोमिनेंट दिखेंगे, और जो रिसेसिव है उसमें क्या होगा कि जनरली स्किप जनरेशन। मतलब हो सकता है कि जैसे आपने 3 जनरेशन देखा, एक दूसरी तीसरी, तो हो सकता है बीच वाली जनरेशन में ना हो, ठीक है। तो जनरेशन जनरली स्किप जनरेशन, आपको इस तरह से जनरेशन स्किप करेंगे, तो ध्यान में रखना है ऑटोसोमल वो डोमिनेंट के केस में। एक और चीज है, उसको भी दिखाई देता हूं क्योंकि मैं भूल जाऊंगा अदरवाइज। वो ये है कि जो ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है, या ऑटोसोमल एनालिसिस कर रहे हैं और फैमिली हिस्ट्री चेक कर रहे हैं, तो ये जनरली इक्वल प्रोपोर्शन में प्रोजेनिटर की जनरली है अफेक्टेड एंड अनअफेक्टेड, affected progeny and equal number ठीक हो, ओके। और जो एक्स लिंक्ड है, जैसे एक्स लिंक की बात करो, एक्स लिंक की बात करना क्योंकि ज्यादातर एक्स लिंक पे डिस्कस होता है, यहाँ पे डोंट हैव इक्वल प्रोपोर्शन यहाँ नहीं होता है, ठीक है, या तो सन ज्यादा अफेक्टेड होगा या डॉटर ज्यादा affected। मतलब इस तरह से आप याद कर लोगे तो आप देखते ही बता दोगे कि आपका कौन सा पेडिग्री है, और आपके लेवल पे ज्यादा बड़ा पेडिग्री देता है, ज्यादा बड़ा पेडिग्री देता ही नहीं। अब आते हैं, ऑटोसोमल की बात कर ली थी, तो आप बोलेंगे एस एक्स लिंक के बारे में थोड़ा सा देखिए, ज्यादा नहीं, यहीं के मैं लिख देता हूँ कि ये डोमिनेंट है, और डोमिनेंट अगर है बेसिकली, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि father affected, all daughters affected, all daughters। और रेसेसिव के केस में मदर अफेक्टेड, ऑल सन अफेक्टेड, ऑल सन। मदर अगर अफेक्टेड है तो सारे सन अफेक्टेड हैं। अगर थोड़ा सा वाई लिंक के बारे में लिख दिया जाए, वाई लिंक, तो यहाँ पे डोमिनेंट रेसेसिव की स्टोरी नहीं होती। यहाँ बेसिकली क्या है कि मेल टू मेल ट्रांसफर, मेल से मेल, मतलब कि ग्रैंडफादर से सन, और सन से ग्रैंड, इस तरह से ट्रांसफर होगा भाई, ठीक है, वायरल इस तरह से ट्रांसफर। तो ये भी पार्ट मैंने आपका फिनिश कर दिया, एक पेडिग्री एनालिसिस का है, एक पार्ट रहता है बस, उसको भी मुझे फिनिश करना है अभी आज ही, तो ये चैप्टर मेरा आज ओवर हो जाएगा। मेरे पास टाइम कितना है मुझे बताओ फटाफट। 10 Sir, minutes. 9. सर 10 मिनट। चलो भाई, एक्चुअली मेंडलियन डिसऑर्डर करना है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में।
चलो, आपको याद होगा कि मैंने डिसऑर्डर में जब जेनेटिक डिसऑर्डर की बात कर रहा हूँ, क्रोमोसोम तो उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक मेंडेलियन डिसऑर्डर, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर हमने पूरा पढ़ लिया, उसके बियॉन्ड आपके यहाँ कुछ नहीं आना। अब ये है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दूसरा, ठीक है। तो ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कब हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो occurs due to either absence, या तो क्रोमोसोम अब्सेंट हो जाए, मतलब जैसे मैं कह दूं कि 46 क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमन के केस में, और इससे एक क्रोमोसोम अब्सेंट हो जाए 35 बचे, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। किस तरह का डिसऑर्डर हो जाएगा? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। या ये मैं बोल दूं कि ये 46 है 92 हो जाए, तो भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। मतलब डिफरेंट टाइप के जो वो है रीअरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स बेसिकली उसकी वजह से, ठीक है, उसकी वजह से दिस इज ड्यू टू अब्सेंस या एक्सेस और आपका जो है क्या कहते हैं एबनॉर्मल रीअरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, abnormal rearrangement of chromosome, abnormal rearrangement मतलब क्रोमोसोम्स में अगर चेंज हो रहा है, क्रोमोसोम्स में चेंज हो रहा है, ठीक है, इस तरह के, या तो क्रोमोसोम अब्सेंट हो जाए, या ज्यादा हो जाए, या abnormal हो जाए, तो उसकी वजह से जो डिसऑर्डर होगा वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। वो कौन सा डिसऑर्डर हो जाएगा? क्रोमोसोम। अब ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, इसमें आपको दो चीजें हो सकती हैं, दो चीजें, या तो नॉन डिसजंक्शन का फिनोमेना हो। अभी आप याद करो, मैंने एक दिन आपको नॉन डिसजंक्शन समझाया या डिसजंक्शन समझाया था। नॉन डिसजंक्शन क्या है अपने आप में बताऊंगा। या फिर आपका कौन सा कंडीशन हो जाए, फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर कैरियोकाइनेसिस, मतलब कैरियोकाइनेसिस तो हुई है पर साइटोकाइनेसिस नहीं, ये कंडीशन है, ठीक है। तो अगर नॉन डिसजंक्शन होता है, नॉन डिसजंक्शन की वजह से कंडीशन इंड्यूस होती है आपका एन्यूक्लाइड, और अगर फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर कैरियोकाइनेसिस होता है तो साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही, तो इससे कंडीशन होती है पॉलीप्लॉइड। कौन सी कंडीशन अराइज होती है? पॉलीप्लॉइड। मतलब कि जो नंबर है क्रोमोसोम्स के, जैसे मेरे अंदर 2n है तो 3n हो जाए, 4n हो जाए, 5n हो जाए। अरे भाई सिंपल सी बात है, ये आपका एक सेल है, इस सेल में 2n थे, अब ये माइटोसिस में स्टार्ट हुई, तो माइटोसिस में सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुई, तो ये 2n किस में चेंज हो गया? 4n। अब क्या कहा गया भैया, हम साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाएगी, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी जहां पे इसको 4n से 2n होना था, तो क्या होगा? ये डुप्लीकेशन हुआ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का, क्या होगा? डुप्लीकेशन। फिर से अगर यही कंडीशन हो जाएगी कैरियोकाइनेसिस हो रही, साइटोकाइनेसिस नहीं, तो ये 8n में चेंज हो जाएगी। तो ये इस तरह से जो कंडीशन है उसको पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। मतलब प्लॉइडी लेवल क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, 1n 2n 3n 4n वैसे, ठीक है। तो नॉन डिसजंक्शन क्या है? नॉन डिसजंक्शन है जैसे मैं बोल दूं कि ये दो होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है, और ये क्रोमोसोम्स मियोसिस 1 के दौरान, मियोसिस 1 में ही इनका सेपरेशन होता है, ये अलग अलग गैमीट में जाने से फेल हो जाए, ये अलग अलग गैमीट में ना जाए, अलग अलग गैमीट में ना जाए, ठीक है। अभी तो ये जो चीज मैंने की है दिस इज डिस्टेंस, ये क्या है? डिस्टेंस या सेग्रीगेशन। पर कहीं ऐसा हो जाए कि ये फेल हो जाए सेग्रीगेशन, जैसे आप समझो इस चीज को, इस चीज को समझने की कोशिश करो आप कि ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम, अगर मैं ह्यूमन में फीमेल ले लेता हूँ, 44 प्लस एक्सेस कॉम्बिनेशन होगा इसका, 44 ऑटोसोम प्लस एक्सेस,
ठीक है, 6 क्रोमोसोम्स। जब गैमीट फॉर्मेशन होगा इसमें तो मियोसिस होगी गैमीट फॉर्मेशन की, और मियोसिस होने के दौरान कहीं ऐसा हो जाए कि जो एक्स क्रोमोसोम है किसी भी एक क्रोमोसोम में दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो गैमीट में नॉर्मल कंडीशन होना चाहिए ये, पर ये ना हो जाए कि ऐसा कंडीशन हो जाए कि दोनों एक्स क्रोमोसोम सेग्रीगेट करने में, सेपरेट होने में, डिस्टेंशन में, ठीक हो गए। तो एक गैमीट में 22 प्लस XX जाएगा और दूसरे गैमीट में जाएगा 22 प्लस 0, 22 प्लस 0। ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है, इसी को बोलते हैं नॉन डिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? नॉन डिस्टेंस। मतलब फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ड्यूरिंग मियोसिस। नॉन डिस्टेंशन क्या है? फेल्योर और segregation of homologous chromosome, segregation of homologous chromosome during meiosis, meiosis के दौरान, during meiosis, ठीक है। तो वो नॉन डिस्टेंशन कंडीशन, ये दो कंडीशन हो सकती है। अब एन्यूप्लाइडी में इस नॉन डिस्टेंशन की वजह से या तो लॉस हो जाएगा क्रोमोसोम्स का या गेन हो, ठीक है, या तो लॉस हो जाएगा क्रोमोसोम का, ठीक है। सुनाई दे रहा है क्या कुछ? यस सर। लिख पा रहे हो जो यस या सर। नहीं लिख रहे हो? देखो इसके तरफ नीचे रखा है एन्यूप्लाइडी, जहां पे आपने एन्यूप्लाइडी, तो एन्यूप्लाइडी की वजह से क्या होगा? इधर लॉस और गेन ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। एन्यूप्लाइडी में क्या होगा? इधर लॉस और गेन ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। कब? जब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बेसिकली क्या नहीं कर पाएंगे? सेग्रीगेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सेल डिवीजन के दौरान, मियोसिस के दौरान सेग्रीगेट नहीं होंगे, या तो लॉस हो जाएगा क्रोमोसोम का या गेन। अच्छा, एन्यूप्लॉइडी में दो कंडीशन, एक को बोलते हैं ट्राइसोमी, ट्राइसोमी, और दूसरे को बोलते हैं मोनोसोमी। दूसरे को क्या बोलते हैं? मोनोसोमी। अब ट्राइसोमी में क्या कंडीशन होगा? 2n+1, ठीक है, और मोनोसोमी में क्या होगा? 2n-2, ये मोनोसोमी, ठीक है। मतलब समझने की कोशिश करो, ह्यूमन के केस में अगर मैं एग्जांपल आपको समझाऊं, ह्यूमन के लिए पढ़ी रहे, ठीक है, ये मेल, ये फीमेल, ठीक है, यहाँ 24+xy, यहाँ पे 24+xx, गैमीट फॉर्म कर दिया, यहाँ पे आपका हो गया 22+x और दूसरा 22+1। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे एब्नॉर्मलिटी है, यहाँ पे सेग्रीगेशन हमें फेल हो, सेग्रीगेशन में फेल होने की वजह से यहाँ पे बन गया कॉम्बिनेशन 22+0 1, और दूसरा बन गया 22+xx, ये बन गया। अब देखो, जब इस वाला गैमेट का ये जब दोनों मिलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 44+x0 होने चाहिए था, 44+xx बन हुआ क्या? लॉस क्रोमोसोम। तो ये कंडीशन कहलाएगी मोनोसोम। ये यही तो है ना 2n-1, मतलब जितना होना चाहिए 46 से उससे एक कम ही वाला, ठीक है। तो मोनोसोमी इस कंडीशन को बोलोगे, और मोनोसोमी किसकी है? एक्स क्रोमोसोम, मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम। अच्छा, जब ये दोनों जाएंगे तो ये दोनों जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब अगर कंडीशन है तो ये ट्राइसोमी हो जाएगा, बट इतना है नहीं आपके उसमें, मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे सुपर फीमेल बनाएंगे 44+xxx, ये सुपर फीमेल है, ठीक है। अच्छा, ये जो है, ये जो कंडीशन बनेगा, ये एब्नॉर्मल मेल बनेगा। इस टाइम में इसको डिस्कस नहीं करना मुझे डिस्कस करना है इस वाले, ठीक है। तो ये 44+xxy ये एब्नॉर्मल कंडीशन बन जाएगी, ये एब्नॉर्मल कंडीशन बन, ठीक है। इसको क्लाइनेफेल्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। तो यहाँ पे
प्लस एक्स एक्स वाई। तो इस तरह से आपके डिफरेंट डिफरेंट ये एडजस्ट करेंगे। और जरूरी नहीं है कि वो सेक्स क्रोमोसोम्स पे ही हो, वो ऑटोसोम पे भी हो सकता है, वो ऑटोसोम पे भी हो सकता है। ठीक है, बस डिपेंड करता है किस चीज को मत बोलो। एक गेन हो रहा है तो ट्राइसोमी बोलोगे, एक लॉस हो रहा है तो उसको क्या बोलोगे, मोनोसोमी। एक लॉस हो रहा है तो उसको क्या बोलोगे, मोनोसोमी। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, अब इसके एग्जांपल ट्राइसोमी के एग्जांपल दे दो। तो ट्राइसोमी का एग्जांपल है आपका डाउन सिंड्रोम। ठीक है, एक और है ट्राइसोमी का एग्जांपल क्लाइनेफेल्टर, जो वहां पे लिखा है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। तो ये तो बच्चे एग्जांपल पूछता है ट्राइसोमी के एग्जांपल। मोनोसोमी का टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। और इन्हीं तीनों को आपके सिलेबस में डिस्कस किया गया। तो ये लास्ट 3 है जिनको मुझे डिस्कस करना है और आपका ये पार्ट खत्म। फटाफट लिखो बच्चे। तो जरा पहला डाउन सिंड्रोम डिस्कस किया। एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम बने हैं, डायग्राम को देखना। डाउन सिंड्रोम का भी डायग्राम बना है और शायद टर्नर का भी बना हुआ है। क्लाइनेफेल्टर टर्नर दोनों का बना, सबके डायग्राम बने हैं। तो हो सकता है पूछ ले कि ये जो डायग्राम है किस टाइप का सिंड्रोम रिप्रेजेंट करना है, देखना है। ठीक है, इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय, इस सिंड्रोम को या नॉर्मल क्रोमोसोम को किसने डिस्कवर किया, लॉन्गडॉन और इसका ईयर जो डिस्कवरी का है मुझे भूल रहा है, 1866। ठीक है, ये है बेसिकली ट्राइसोम, ट्राइसोम। और किसकी, वो भी ऑटोसोम। कौन सा क्रोमोसोम बेसिकली इसमें अफेक्टेड हुआ है, क्रोमोसोम नंबर 21, क्रोमोसोम 21 अफेक्ट हुआ है। मतलब कि यहाँ पे जो जीनोटाइप बनेगा, जो जीनोटाइप इसका बनेगा वो बनेगा 44 प्लस XX, सॉरी सर 21 क्रोमोसोम का ट्राइसोमी होगा तो 21 का है ना। इसका जीनोटाइप इस तरह से रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है, तो जिससे जीनोटाइप प्रेजेंट नहीं कर सकते आप, क्योंकि 44 जो ऑटोसोम है उनको कंबाइन करना है। जीनोटाइप हटा लो। ठीक है, ये बस याद रखना कि क्रोमोसोम 21। ओके, और occurs in both मेल एंड फीमेल, दोनों में हो सकता है। मेल में भी हो सकता है एंड फीमेल में भी हो सकता है। मेल में भी आपको देखने को मिलेगा और फीमेल में भी देखने को मिलेगा। टाइम कितना हुआ बच्चों, हो गया सर 130 हो गया, 110 ना, 130 सर। चलो 2-4 मिनट में हो जाएगा। ओके, तो डाउन सिंड्रोम में ये कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान में रखना इस चीज को। कुछ कैरेक्टरिस्टिक है उसकी, वो भी लिख लो। याद रखना कि इसमें एडिशनल कॉपी किस क्रोमोसोम्स की प्रेजेंट होगी, क्रोमोसोम 21। ठीक है, आपके उसमें बुक में इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखे हैं कि किस तरह से वो इंडिविजुअल दिखेगा। अफेक्टेड जो इंडिविजुअल है, अफेक्टेड इंडिविजुअल, उसकी हाइट क्या होगी, शॉर्ट हाइट होगी। ठीक है, शॉर्ट हाइट होगी, लिखते जाओ बच्चे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, लिखो फटाफट। शॉर्ट हाइट विद स्मॉल राउंड हेड, फरोट टंग, स्मॉल राउंड हेड, फरोट टंग। टंग कैसी होगी, जैसे सांप की होती है, स्नेक, फरोट टंग। थोड़ा सा फिर उसका जो है ना बाइफरकेशन होगा वहां पे, उसको बोला फरोट। ठीक है, many loops and fingertips, many
लूप्स इन फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स में बहुत सारे लूप्स होंगे, ठीक है। ब्रॉड फ्लैट फेस होगा, ब्रॉड फ्लैट फेस, ब्रॉड फ्लैट फेस। फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड होगा। फिजिकल, साइकोलॉजिकल, लॉजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड, मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड, ये कंडीशन हो, ठीक है। फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट क्या होगा, रिटार्डेड होगा। अब आते हैं क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, सेकंड वाला जो है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। जो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है वो भी किसकी वजह से है, ट्राइसोमी की वजह से। किसकी ट्राइसोमी, सर एक्स क्रोमोसोम का टाइप। फेल्टर सिंड्रोम। जीनोटाइप में पहले लिख देता हूं 44 प्लस XXY, ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा एडिशनल कॉपी आ जाएगी, किस लिए देखो एडिशनल कॉपी आ जाएगी, ठीक है। जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा, अफेक्टेड इंडिविजुअल वो होगा, क्या होगा, मेल। अफेक्टेड इंडिविजुअल मेल होगा, फीमेल में नहीं होगा ये, ठीक है। मस्कुलाइन बॉडी तो होगी, ठीक है, बॉडी तो मस्कुलाइन होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट मस्कुलाइन बॉडी विद गायनेकोमैस्टिक कंडीशन, गायनेकोमैस्टिक कंडीशन प्रेजेंट हो। नॉर्मल आप क्लाइनेफेल्टर जो सिंड्रोम है और नॉर्मल इंडिविजुअल से आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन, क्योंकि ये जो गायनेकोमैस्टिक कंडीशन है जनरली हार्मोनल एबनॉर्मलिटी के कारण नॉर्मल इंडिविजुअल में भी दिखती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जैसे जहां पे मैं जीनोटाइप ये कैरियोटाइप, बार-बार जीनोटाइप बोल रहा हूं, दिस इज कैरियो, ओके। अब मैं और कुछ बोलने जा रहा था कि क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में ये एडिशनल कॉपी है एक्स क्रोमोसोम, एडिशनल कॉपी किसकी प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम्स की प्रेजेंट। और ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं ये स्टेराइल होते हैं, यहाँ ले स्टेराइल, स्टेराइल। तो इसको कॉपी कर लिया जाएगा, तो आगे बढ़ते हैं टर्नर सिंड्रोम में। टर्नर सिंड्रोम फीमेल्स में प्रेजेंट होता है, मोनोसोमिक कंडीशन है एक्स क्रोमोसोम। टर्नर सिंड्रोम, तो जो कैरियोटाइप होगा इसका वो होगा 44 प्लस एक्स नॉट, ठीक है। ये 44 प्लस एक्स नॉट होगा, स्टेराइल फीमेल होगी, अफेक्टेड इंडिविजुअल क्या होगी, स्टेराइल फीमेल, ओके। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर यहाँ पे देखो 45 स्टेराइल फीमेल होगी। और ये है मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम की जो है ये मोनोसोम। अगर कैरेक्टरिस्टिक आप देखोगे फीमेल के तो वो स्टेराइल होगी, एंड बिकॉज रुडिमेंट्री ओवरी प्रेजेंट होगी, रुडिमेंट्री ओवरी प्रेजेंट होगी, मतलब ओवरी का डेवलपमेंट क्या हुआ होगा, अफेक्टेड होगा यहाँ, ठीक है। ओवरी का डेवलपमेंट अफेक्टेड होगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी अफेक्टेड होगा, सेकेंडरी अफेक्टेड, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अफेक्टेड होंगे। तो ये आपका टर्नर सिंड्रोम हो गया, ठीक है। अब एक पॉइंट और रहता है, पॉलीप्लॉइडी का जो मैं केस बता रहा था, ठीक है, तो उसको मैं जब लिखा देता हूँ,
आप पॉलीफ्लाइड वाले उस पे चले जाओ जहाँ पे लिखा हुआ है पॉलीफ्लाइड, और ये दिखा दिया था मैंने कि पॉलीफ्लाइड किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस के बाद जो साइटोकाइनेसिस है उसमें फेलियर है, दैट्स व्हाई इट हैपेंस। ठीक है, अब तो मैं क्या आपसे बोल रहा हूँ कि पॉलीफ्लाइड क्या है, लिख दो यहाँ पे, इंक्रीज इन होल set of chromosomes, increase in whole set of chromosomes due to किसकी वजह से, failure of cytokinesis, failure of cytokinesis after telophase के बाद cytokinesis नहीं हो रही, cytokinesis हो रही, ठीक है, after telophase या लिख सकते हो after karyokinesis, ठीक है, leads to increasing the whole number of chromosomes due to failure of cytokinesis after telophase is known as polyploidy growth। ठीक है, और ये जो पॉलीप्लाइडी है नॉर्मली कहाँ पे ऑब्जर्व की जाती है, प्लांट्स में। आपको प्लांट्स में पॉलीप्लाइडी वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दो कि पॉलीप्लाइडी जो कंडीशन है नॉर्मली ऑब्जर्व in plants में observe, normally observed in plants। ठीक है, तो आज आपका जनरेटिक्स ये खत्म हो गया था। ठीक है, चैप्टर हुआ है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वहां से हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट करेंगे। ओके, और आज शाम में एक्स्ट्रा होगा आपका किसका, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। Thank you, sir. Okay, thank you, sir.